गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेटिनल डी अटैचमेंट। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, क्लोज एंगल एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा। फिर उसके बाद हमने उसकी मेडिकेशन के बारे में पढ़ा था। मेडिकेशन के बाद फिर हमने पढ़ा था उसके बारे में कि उसकी क्या है, सर्जरीज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था मेडिकेशन में क्या था बच्चों, मैं आपको एक दो पॉइंट बताना भूल गई थी। मेडिकेशन में आपको क्या मैंने बताया नहीं था कि उसमें जो आप लोग उसमें दो वर्ड यूज होंगे। ठीक है, आपकी जो मेडिकेशन रहती है उसमें दो वर्ड यूज होंगे आपके ग्लूकोमा में। एक तो मेडिकेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज मायोटिक, एंड एक होती है आपकी माइड्रियाटिक। ठीक है, माइड्रियाटिक। दो ड्रग्स आपके क्वेश्चंस में बार बार दिख रही है। तो मायोटिक और माइड्रियाटिक, पहले तो आपको वर्ड समझना पड़ेगा। मायोटिक का मतलब क्या होगा, जहां पर आपकी प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, प्यूपिल की क्या देखने को मिलेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और माइड्रियाटिक का मतलब होता है जहां पर आपके प्यूपिल क्या होते हैं, डायलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद रखना है तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। जिसमें डी होगा, ठीक है, जिसमें डी होगा बच्चों, डी मीन्स डायलेट, तो याद रहेगा। अब एम मीन्स मायो, तो मायो मायो दोनों में है, बस यहाँ पे ड्रियाटिक्स है तो ड्रियाटिक का मतलब क्या है, डायलेट, ऐसे याद रखने के लिए। मायोटिक में डी नहीं है तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, अब इन मायोटिक का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, मायोटिक जो ड्रग्स हैं जो हम प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन के लिए देते हैं, तो हम उसमें कौन सी जो है दवाई देंगे। ठीक है, जो मायोटिक वाली ड्रग्स होंगी उसमें हम क्या देंगे बच्चों, वो देंगे हम लोग हम देंगे उसमें माइड्रेटिक जो ड्रग है दैट इज प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन के लिए हम क्या देंगे, दैट इज हमारी, आप हमने पढ़ा था कौन थी वो, प्लियो कार्पिन। पढ़ी नहीं थी हमने कि हमारा क्या है, हमारा ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया था हमको। ठीक है, तो उस क्लोज एंगल ग्लूकोमा को हमको जब वापस लेके आना था, उन जो हमारे आइरिस जो क्या थे, उसने एंगल क्या था, क्लोज कर दिया था, तो हमको जब उनको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आना था तो हम क्या दे रहे थे यहाँ पर, प्लियोकार्पिन। और प्लियोकार्पिन क्या कर रहा था, इस प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। ठीक है, जैसे ये प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा, अपनी तरफ इनको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, मतलब उसके एंगल को ओपन करेगा वो। ठीक है, मायोटिक का एग्जांपल समझ में आ गया। फिर मैंने आपको कहा था कि एट्रोपिन बिल्कुल भी नहीं देनी है क्योंकि वो क्या करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है। तो माइड्रियाटिक का क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए, माइड्रेटिक का दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए एट्रोपिन भी हो सकता है। एट्रोपिन क्या करती है बच्चों, आपके प्यूपिल का डायलेशन करती है। ठीक है, आपके प्यूपिल को क्या करती है, डायलेट करती है। ठीक है, और इसमें एक और ड्रग भी आती है, अगर एट्रोपिन नहीं है, जो हम आईज के लिए मेनली यूज करते हैं, वो कौन सी ड्रग है, दैट इज ट्रोपिकामाइड। आपने सुना होगा ट्रोपिकामाइड। ठीक है, ट्रोपिकामाइड और एट्रोपिन दो ऐसी ड्रग्स है जिनको हमने जब क्या करना होता है, आपके प्यूपिल को डायलेट करवाना होता है। जैसे आप आई चेकअप के लिए जाते हो, आई चेकअप से पहले डॉक्टर आपकी क्या करते हैं, आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, वो ड्रॉप कौन सी होती है, वो होती है ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड क्या करेगी, आपके प्यूपिल को डायलेट करेगी। जितना ज्यादा आपका प्यूपिल डायलेट होगा उतना इजीली क्या होगा, डॉक्टर को अंदर दिखाई देगा कि आपके एग्जैक्ट रेटिना में प्रॉब्लम क्या है, या आपके फंडस में आपकी पूरी आई का चेकअप इससे हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, हम जो प्लियोकार्पिन दे रहे हैं, हम कब दे रहे हैं, जब हमको प्यूपिल को क्या करवाना है, कंस्ट्रिक्ट करवाना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोगों को, the nurse should check the carefully to make certain the eye drops administered to the glaucoma patient are, मतलब ग्लूकोमा के पेशेंट को आप कौन सी दवाई डालोगे और वो चेक क्या करेगी। ठीक है, आप ग्लूकोमा के पेशेंट को क्या माइड्रेटिक्स डालोगे, या फिर उसको स्टेराइल वाटर डालोगे, या मायोटिक डालोगे, या वार्म सेलाइन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन डालोगे। यहाँ साफ साफ पता है कि जितने भी हमारे ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं, ग्लूकोमा के हम सारे पेशेंट को क्या डालते हैं बच्चों, मायोटिक्स डालेंगे। उनको कभी भी हम
मायोड्रियाटिक्स नहीं डालेंगे, ड्रियाटिक डायलेट करेगी, पहले ही एंगल क्लोज हो चुका है, और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जितने भी ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कभी भी उसको ड्रियाटिक में नहीं टिक लगाना है, वहां मायोटिक्स ही जाएंगे। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ड्रग यूज्ड फॉर प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको कौन सी ड्रग यूज में लेनी है? तो उसके ऑप्शंस है मायोटिक्स, एंटीबायोटिक, माइड्रियाटिक, या फिर आपके सल्फोनामाइड्स। तो आपको पता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, जहां जहां कंस्ट्रिक्शन की बात होगी तो कंस्ट्रिक्शन आपका कौन करवाता है? कंस्ट्रिक्शन करवाएगा आपका मायोटिक। क्लियर हो गया? बस मुझे आपको यही बताना था, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे आपकी बुक में क्वेश्चन देखने को मिले थे कि आपको प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, ग्लूकोमा में आपको कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी है। तो ग्लूकोमा में जो आपकी माइड्रेटिक्स है वो बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा आज का रेटाइनल डी अटैचमेंट। क्लियर हो गया? चलिए, तो रेटाइनल डी अटैचमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा कि रेटाइनल डी अटैचमेंट क्या होता है। नॉर्मली हमारी जो आईज होती है, ठीक है, जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना में क्या होती है, एक एक लेयर नहीं होती है रेटिना। ठीक है, रेटिना हमेशा हमारी दो लेयर्स होती है। रेटिना में क्या होती है? दो लेयर्स होती है हमारी। ठीक है, एक तो लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूरोनल लेयर। और एक जो दूसरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज पिगमेंटल लेयर। ठीक है, दो लेयर है, एक क्या है? न्यूरोनल लेयर, और दूसरी क्या है? हमारी पिगमेंटल लेयर है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है रेटाइनल डी अटैचमेंट में? जो हमारी न्यूरोनल लेयर होती है वो क्या होती है? पिगमेंटल लेयर से अलग हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेटाइनल डी अटैचमेंट। कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी आंखों का क्या है? पर्दा गिर गया है। ऐसे बोलते हैं वो कि मेरी आंखों का मेरा पर्दा गिर गया है आंख का, ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो जो पर्दा गिरता है उसका मतलब होता है, अगर हम मेडिकल टर्म में देखें, उसका मतलब होता है कि उन लोगों की न्यूरोनल लेयर क्या हो गई है? सेपरेट हो गई है हमारी, कहाँ पर? पिगमेंटल लेयर से। क्लियर? तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेटाइनल डी अटैचमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताऊंगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? ये सबसे बाहर वाली लेयर है हमारी स्क्लेरा, देन दिस इज, ये क्या है हमारा? कॉर्निया। क्लियर? यहाँ पर हमारा प्यूपिल होता है, और आपको पता है यहाँ पर हमारा लेंस होता है जिसको होल्ड करके रखती है हमारी सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी होल्ड करके रखती है उसको। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं, सीलियरी बॉडी की हेल्प कौन करता है? हमारी जो सीलियरी बॉडी है जो हमारी, उनकी हेल्प कौन करता है इसको होल्ड करने में? हमारी ये वाली जो पिगमेंटल लेयर है वो भी उसमें हेल्प करती है, सॉरी, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। चलिए, सबसे बाहर हमारी जो लेयर है दिस इज स्क्लेरा। सेकेंड लेयर कौन सी होती है? कोरोइड, जिसको हम ब्लड लेयर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर कौन सी आती है हमारी? सबसे अंदर वाली, दैट इज रेटिना। क्लियर? ये जो आपको सबसे अंदर दिख रही होगी ये कौन सी लेयर है हमारी? दिस इज रेटिना। ये पूरी की पूरी क्या है? हमारी रेटिना। और जो हमारा रेटिना होता है, ये जो अंदर वाली पूरी लेयर है, ये ऐसे करके अगर मैं लगाऊं, ये क्या है? हमारा रेटिना। अब रेटिना के पास क्या होती है बच्चों? दो तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? रेटिना के पास क्या है? दो तरह की लेयर्स प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है उसके पास पिगमेंटल लेयर। क्लियर? एक कौन है? पिगमेंटल लेयर। दूसरी कौन है? न्यूरोनल लेयर। ठीक है, दो लेयर रेटिना के पास है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरोनल लेयर है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, या फिर जो पिगमेंटल लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, सबसे अंदर जो हमारे विट्रस ह्यूमर को टच करती है वो होती है हमारी न्यूरोनल लेयर। क्लियर हो गया? कौन टच करती है? हमारी न्यूरोनल लेयर। और जो पिगमेंटल लेयर है वो टच करती है हमारी किसको? कोरोइड को। क्लियर? क्या हो गया? ये कौन सी लेयर है हमारी? दिस इज आवर पिगमेंटल लेयर, जो किसको टच कर रही है? हमारी किसको टच करिए? वो कोरोइड को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी पिगमेंटल लेयर होती है वो कहाँ तक होती है, न्यूरोनल लेयर कहाँ तक होती है? ठीक है,
जो हमारी पिगमेंटल लेयर होती है बच्चों, वो पूरी की पूरी आगे जाती है, पूरी की पूरी आपकी न्यूरोनल लेयर आगे मूव करेगी और वो कहाँ तक मूव करेगी? आपके आइरिस तक। क्लियर? आपकी जो पिगमेंटल लेयर है, सॉरी, वो कहाँ तक जाती है? आइरिस तक। क्लियर? अब जो नेक्स्ट बात है कि न्यूरोनल लेयर कहाँ है? न्यूरोनल लेयर क्या होती है? आपकी जो हाफ आपका जो पूरा आई बॉल है, वहीं से वो क्या होती है? वापस रिटर्न हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा न्यूरोनल लेयर क्या होती है? आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो किसके लिए? लाइट के लिए। इसीलिए वो इतना आगे नहीं जा सकती है, इसीलिए वो क्या होती है? हाफ तक ही देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि ये जो लेयर है हमारी, इसका फंक्शन क्या है? हमारी पिगमेंटल लेयर का फंक्शन क्या है? जो पिगमेंटल लेयर है उसका फंक्शन क्या है? बैरियर बिटवीन ब्लड या एक्वस। वो बोल रहा है कि जो पिगमेंटल लेयर है वो बैरियर किसके बीच बना रही है? एक्वस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर के बीच। और किसके बीच बना रही है? दूसरा ब्लड के बीच। सामने अगर हम देखें, वो बोल रहा है कि ये बैरियर बना रही है। यहाँ एक्वस ह्यूमर होता है ना, और ये क्या है? हमारी कोरोइड है, जो हाईली क्या है? ब्लड वेसल है इसमें, है ना। ये कोरोइड क्या है? इसमें क्या है? हमारा ब्लड है, ठीक है, रिच इन ब्लड सप्लाई। तो वो नॉर्मली बोल रहा है कि वो क्या करती है? बैरियर बनाती है बिटवीन कोरोइड और एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है लाइट को। जैसे ही सामने से लाइट आती है तो क्या होती है कि ये क्या करती है? पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये आपके आइरिस को कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। आइरिस को क्या करती है? कलर प्रोवाइड करती है। तो पिगमेंट का नाम ही पता है, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो वो पिगमेंट किसको देती है? आपके आइरिस को। दूसरा, वो आपकी कोरोइड को मिक्स नहीं होने देती है। किससे नहीं होने देती है? आपके एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के साथ, ठीक है। आपका जो ब्लड है उसको मिक्स नहीं होने देती है कोरोइड लेयर को। तीसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इतने क्लियर हो गए तीनों पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड लेयर, जो होती है हमारी न्यूरोनल लेयर, ठीक है। न्यूरोनल लेयर क्या होती है? दूसरी लेयर होती है जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको बोलते हैं हम न्यूरोनल लेयर। अब ये जो न्यूरोनल लेयर होती है बच्चों, इसमें क्या होते हैं? हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। न्यूरोनल लेयर क्या है? फर्दर डिवाइड होती है। आप ये देख रहे होंगे कि जो पिगमेंटल लेयर है वो नॉर्मली एक कलर की है ना, उसमें और कुछ भी नहीं है। बट जो न्यूरोनल लेयर है उसमें आपको बहुत सारे डॉट 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 दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको ये कलरफुल जो ये बिंदियां दिखाई दे रही है, ये क्या है आपके? ये आपके रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। तो आपकी जो न्यूरोनल लेयर होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। न्यूरोनल लेयर क्या है? एक बहुत ही ज्यादा आपकी सेंसिटिव लाइट है। क्लियर? न्यूरोनल लेयर क्या है आपकी? यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे। पिगमेंटल लेयर के बारे में हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आती है हमारी, दिस इज न्यूरोनल लेयर। न्यूरोनल जो लेयर होती है बच्चों, वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टू लाइट होती है, ठीक है। सेंसिटिव टू लाइट। वो लाइट एकदम नहीं जा सकती है लाइट के सामने, तभी सामने हमने पिगमेंटल लेयर को रखा है। जैसी ही लाइट आएगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारी क्या है? न्यूरोनल लेयर क्या हो जाएगी? बच जाएगी। क्लियर? अब जो न्यूरोनल लेयर होती है बच्चों, उसमें क्या है? फर्दर डिवाइड होती है वो दो पार्ट्स में। न्यूरोनल लेयर में दो लोग रहते हैं, वो कौन है बच्चों? दैट इज रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। दो लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? दैट इज रॉड्स एंड कॉन्स। अगर आपको पता होगा कि रॉड्स क्या है और कॉन्स क्या है, रॉड्स में क्या प्रेजेंट होता है? रोडोप्सिन। क्लियर हो गया? रॉड्स में क्या प्रेजेंट होता है? रॉड्स में होता है हमारा रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। और ये जो रॉड्स होते हैं बच्चों, रॉड्स में कौन सा पिगमेंट है? दैट इज रोडोप्सिन। और ये जो हमारे रॉड्स होते हैं, ये कितने होते हैं? अप्रॉक्स 120 मिलियन होते हैं ये, ठीक है। इतने रॉड्स होते हैं, कौन से भी ज्यादा रॉड्स होते हैं, ठीक है। 120 मिलियन हमारे रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रॉड्स होते हैं, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो आपको इसको पता होना चाहिए कि रॉड सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर हो गया? रॉड्स क्लियर? कि रॉड्स क्या है? रोडोप्सिन इसके पास पिगमेंट होता है। और ये कितने मिलियंस होते हैं इसके पास रॉड्स के? दैट इज 120 मिलियन रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से कलर देता है? ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है आपको। क्लियर हो गया? अगर आपके रोडोप्सिन, अगर आपके ये रॉड्स में डिफेक्ट आ जाए तो आपको कौन सी डिजीज होगी? उसको बोलते हैं आपको निक्टालोपिया। क्या बोलेंगे उसको? निक्टालोपिया।
क्लियर। अगर आपको रात का विजन लॉस हो जाए इट मीन्स आपके रॉड्स में डिफेक्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज निक्टालोपिया। ठीक है, अगर आपका नाइट विजन लॉस होता है, क्लियर, नाइट विजन अगर लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे निक्टालोपिया। और उसका रीजन क्या है कि आपके रॉड्स एंड कॉन्स, सॉरी, आपके सिर्फ और सिर्फ रॉड्स में डिफेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स के बारे में। अब ये जो कॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये कॉन्स में क्या होते हैं, हमारे पास तीन तरह के रंग रंग होते हैं। ठीक है, कॉन्स खाली एक नहीं होता है, जैसे रॉड में ब्लैक एंड व्हाइट है, वैसे ही कॉन्स में क्या होते हैं, हमारे पास तीन कलर प्रेजेंट होते हैं। उसको बोलते हैं आरजीबी। क्या बोलेंगे उसको, आरजीबी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आर के बारे में। क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट है हमारा रेड। क्या है, आर जी बी। सबसे फर्स्ट है हमारा आर, आर क्या है, रेड। अब सबसे पहले इसके पास कौन सा कलर होता है, रेड, ग्रीन, तीन कलर है मैंने कहा, रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है, आर जी बी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेड के बारे में। क्लियर हो गया। जो ये रेड कलर होता है ना बच्चों, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर में क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है हमारे रेड कलर की। नेक्स्ट आता है हमारा जी, जी माने हमारा कौन सा, नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रीन कलर। अब ये जो जी है, जी फॉर ग्रीन। अब जो ग्रीन कलर होती है उसकी क्या होती है, मीडियम वेवलेंथ होती है, मीडियम वेवलेंथ होगी इसकी। और लास्ट में आता है हमारा बी फॉर ब्लू, दैट इज ब्लू। और इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा लोएस्ट वेवलेंथ होती है। ब्लू की क्या है, लोएस्ट वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी है। ठीक है, चलिए अभी आरजीबी बताने का मतलब क्या था, इसका ये मतलब है कि जो आपके कॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें हमारे तीन कलर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ये जो तीन कलर होते हैं इन्हीं की वजह से आप बाकी के सारे कलर मिक्स करें, जैसे वाटर कलर होते हैं, तीन कलर है उनको मिक्स कर करके आप सारे बनाते हो, वैसे ही हमारे पास कॉन्स में तीन मेन कलर होते हैं, बाकी इन तीनों के मिक्सचर से क्या बनते हैं, बाकी हमारे ऑल कलर्स बनते हैं, सारे के सारे कलर क्या बनेंगे, इनकी मिक्सिंग से बनेंगे। क्लियर हो गया। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉन्स के ऊपर। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आपको होप्स रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में पता चल गया होगा, न्यूरोनल एंड पिगमेंटल लेयर के बारे में भी पता चल गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन कि हम पढ़ रहे हैं रेटिनल डी अटैचमेंट के बारे में। अब एग्जैक्टली होगा क्या, हमने नॉर्मली कहा कि जो हमारी ये हमारी नॉर्मल लेयर है, ये नॉर्मल क्या है, हमारी पिगमेंटल लेयर, ये है न्यूरोनल लेयर। बढ़िया से यहाँ रॉड्स एंड कॉन चिपके हुए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अब होता क्या है, किसी भी ट्रॉमा या डिजीज या एज, डिजीज नहीं, किसी भी एज होने की वजह से, ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं या कोई ट्रॉमा हो जाता है तो ये जो लेयर आपस में बढ़िया से यहाँ चिपकी हुई है वो ऐसी चिपकी नहीं रहती है, वो क्या होती है, यहाँ से आपकी जो ये पिगमेंटल लेयर है वहां से न्यूरोनल लेयर अलग हो जाती है। ठीक है, आपकी न्यूरोनल लेयर एकदम नीचे को छूट जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं डी अटैचमेंट, ये वहां से हट चुकी है। क्लियर हो गया, उसको बोलते हैं रेटाइनल डी अटैचमेंट। क्लियर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेटाइनल डी अटैचमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखिए, इट इज अ सेपरेशन ऑफ न्यूरोनल लेयर फ्रॉम द पिगमेंटल लेयर। ठीक है, it is the separation of neuronal layer from pigmental layer। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्यूरोनल लेयर डी अटैच होती है पिगमेंटल, तो हमेशा याद रखना आपकी न्यूरोनल डी अटैच होती है। क्लियर, न्यूरोनल, क्योंकि पिगमेंटल तो चिपकी हुई है कहाँ तक, आपके आपके आइरिस तक चिपकी हुई है, वो डी अटैच नहीं होती है। आपकी न्यूरोनल जो नीचे है, पीछे ही है,
वो डीअटैच हो जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब अगर आपको पूछा जाता है, इसके कॉजेस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो अगर आपको कॉज पूछा जाएगा तो कॉज आपकी जो बुक्स में दिया है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। क्लियर? डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपका, दैट इज डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन। और ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते क्या है, इसमें दो चीजें आती है, या तो आपका एज हो चुकी है या दूसरा आपको ट्रॉमा हो चुका है। क्लियर हो गया? या एज हो सकता है या आपका क्या हो सकता है रीजन, ट्रॉमा हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम दूसरा रीजन क्या हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा वेट लिफ्टर हो, अगर आपने क्या करी है, बहुत ही ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका ये जो न्यूरोनल लेयर है वो सेपरेट हो सकती है, कहाँ से, पिगमेंटल लेयर से। तो अगर आपको और भी पूछा जाए, तो अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में पूछे कि फर्स्ट प्रायोरिटी बताओ जी जनरेटिव में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एज जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी आपकी ट्रॉमा जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और क्या रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये अदर है, ठीक है, कि डायबिटिक मेलाइटस है, आपको हाइपरटेंशन है, या आप बार बार क्या कर रहे हो, सर्जरी करा रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, आपकी जो लेयर्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है और वहां से डीअटैच हो सकती है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। जब ये पर्दा गिरता है तो आपके पास पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, तो साइन एंड सिम्टम में आपके पास पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा, ये आपका एक नोट भी है, तो इसको नोट लगा के लिख लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलता है आपको क्या फील आती है उसको, सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग, सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ आई, इन फ्रंट ऑफ आई। क्लियर? मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के आगे कोई पर्दा सा गिर चुका है और वो बार बार उसको हटाने की कोशिश करता है पर वो नहीं हटता है, ठीक है, ऐसा उसको महसूस होता है। क्लियर? ये आपके पास पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा पेनलेस है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है, बस इसमें ऐसा फील होता है कि आपकी आंखों के आगे पर्दा आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, पेनलेस है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है इसमें। क्लियर? आपके मरीज को कैसा फील होगा, आपके मरीज को ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखों के आगे क्या है, कुछ ऐसे धागे जैसे उड़ रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, आपकी आईज के आगे क्या हो गए, न्यू फ्लोटर्स तैर रहे, ठीक है, फ्लोटर्स, फ्लोटर्स तैर रहे हैं। या फिर उसको कैसा फील होगा, ऐसे उसको फ्लैश लाइट जैसी आएगी, बार बार उसको आंखों के आगे क्या पड़ेगी, फ्लैश लाइट्स पड़ेगी, ठीक है, फ्लैश लाइट्स, ऐसा उसको महसूस होता है, क्योंकि जैसे पर्दा ऐसे नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, तो उसको बार बार ऐसे लगता है एकदम से लाइट आई, अभी अंधेरा हो गया, तो उसकी आंखों के ऊपर बार बार क्या होती है, फ्लैश लाइट आती रहती है। फ्लोटर्स का मतलब होता है जैसे उसकी ऐसे करके आंख होगी, उसको ना अपनी आंखों के आगे ऐसे ऐसे कुछ तिनके उड़ते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, हम फ्लोटर्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटर्स। जैसे उसको लगेगा कि हवाओं में कुछ कचरा उड़ रहा है, बट वो उसकी आंखों के आगे वो पर्दा सा गिर रहा होता है। क्लियर हो गया? बाकी उसको हेयर नेट टाइप दिखता है। अगर आपको फ्लैश लाइट को दूसरा नाम पूछे तो उसको फोटोप्सिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज फोटोप्सिया, ठीक है, फोटोप्सिया। क्लियर हो गया? चलिए अदर सिम्टम क्या आते हैं, अदर सिम्टम हो सकता है कि आपके पेशेंट को ऐसे सडन विजन लॉस हो जाए, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अगर वो पर्दा पूरा का पूरा गिर गया तो आपके पेशेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, सडन विजन लॉस हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा पर्दा क्या हो गया, अगर पूरा पर्दा वो नीचे गिर गया, ठीक है, तो क्या हो गया, वहां पर सडन विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर पूरा फॉल हो गया वहां पर सडन विजन लॉस होगा। फाइन। और आपके पेशेंट को फिर धीरे धीरे वहां पर हेडेक फील होने लगेगा, वो इरिटेशन से होगा, उसको बार बार फील होगा कुछ आ रहा है ना, कैसा होता है। अब आपने इसमें करना क्या है, अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मेरे को आंख के आगे जैसे वो गिर गया, है ना, फाइन, अगर वो गिर गया तो आप क्या करोगे, और वो बोलेगा कि मेरे को ना आंख के आगे से पर्दा सा गिर रहा है,
तो आपको यहाँ पर एक नोट बनता है और वो नोट क्या है कि आपकी इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट, ठीक है, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है आपकी, इमीडिएट मैनेजमेंट। तो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहेगी अगर ट्रॉमा के बाद पेशेंट ऐसी कंप्लेन करता है, आपको क्या करना है, उसको रेस्ट प्रोवाइड करना है, या आप उसको बोलते हो उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दोगे तो जो नीचे आपकी जो ऐसे आपकी जो लेयर जो नीचे आई थी, ठीक है, जो ऐसे आपका पर्दा गिर गया था, तो बेड रेस्ट से क्या होगा, एटलीस्ट वो ऊपर को थोड़ा सा चला जाएगा और उसको थोड़ी सी मदद मिलेगी, थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है, एटलीस्ट वो पर्दा थोड़ा तो ऊपर रहेगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देना है और उसको आई मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल मना करना है, ठीक है। और क्या करना है साथ में, आपको क्या करना है, इमीडिएटली उस पेशेंट की आईज के ऊपर पैच लगा देने हैं ताकि वो आई बॉल मूवमेंट ना करे, ठीक है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दिया, बेड रेस्ट के बाद क्या करना है आपको, अप्लाई, आपको क्या करना है, अप्लाई आई पैच, apply eye patch to decrease the eyeball movement, ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपनी आंखों को ज्यादा ना हिलाए, वो पर्दा पूरा का पूरा गिर जाएगा। तो ये आपकी एक इमीडिएट मैनेजमेंट और इसको आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्लियर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कि व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट इन रेटिनल डीअटैचमेंट। अब बात करते हैं हम इनके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, हम डायग्नोज करेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो तो आपका डायग्नोज है, डॉक्टर का क्या है। तो डॉक्टर जाते ही सबसे पहले क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड ऑफ आई करेगा, आपकी आंखों का अल्ट्रासाउंड करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेगा, वो चेक करेगा कि रियली ऐसा है। और साथ में वो क्या करेगा, जो उसका है फेमस है, दैट इज स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये डॉक्टर का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगा जिससे वो चेक करेंगे कि रियली में ऐसा है कि आपका कर्टन फॉलिंग हुई है, कर्टन फॉलिंग लाइक अगर उसको फील आ रही है तो क्या सच में रेटाइनल डीअटैचमेंट हुई है। तो डॉक्टर ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। अब बात आती है हमारे ट्रीटमेंट की, जो इसका बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करना क्या है, ट्रीटमेंट में बच्चों देखो दवाई से तो कुछ होना नहीं है ना, दवाई तो होनी नहीं है, तो हमको इसमें क्या देना पड़ता है, सर्जिकल मैनेजमेंट ही करनी पड़ेगी। और इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है इसकी, दैट इज स्क्लेरल बकलिंग, ठीक है, दैट इज स्क्लेरल बकलिंग। अब ये स्क्लेरल बकलिंग क्या है, स्क्लेरल बकलिंग से नाम ही पता चला होगा कि आपको स्क्लेरा के ऊपर बक्कल लगाना है। क्लियर, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो रेटाइना गिरी हुई थी, ठीक है, हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारी रेटाइना फॉल हो गई थी, है ना, यहाँ पर क्या हो गया था, हमारी रेटिना फॉल हो गया था, ठीक है। एक ही लेयर बनाऊंगी मैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो रेटिना का था उसका ऐसे पर्दा गिर गया था, फाइन, वो नीचे आ गई थी हमारी न्यूरोनल लेयर, हमारी किससे, पिगमेंटल लेयर से, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारी पिगमेंटल लेयर है, ठीक है, अब जो हमारी न्यूरोनल लेयर है, ये कौन सी थी आपकी, यहाँ पर आपकी पिगमेंटल लेयर चिपकी है ना, ठीक है, वो इससे अलग हो गई है, कौन, आपकी न्यूरोनल लेयर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे बाहर वाली लेयर कौन है हमारी, दिस इज स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है, ठीक है। ये सेकंड लेयर कौन है आपकी, दिस इज कोरोइड, है ना। और ये थर्ड लेयर कौन है आपकी, इन दोनों को मिला के दिस इज रेटिना। अब रेटिना में भी क्या है, ये न्यूरोनल नीचे आ चुकी है, अब हमें इसे ऊपर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्लेरल बकलिंग करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर पहले इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको लेयर को ऑपरेशन के थ्रू हम शिफ्ट करेंगे, कहाँ, ऊपर उसकी पिगमेंटल लेयर के पास लेके जाएंगे। क्लियर। सबसे पहले हमने उसको सर्जिकली क्या करा, पिगमेंटल लेयर के पास लेके गए। अब जैसे ही हम उसको पिगमेंटल लेयर के पास लेके जाएंगे, अब हम वहां पर कर देंगे बकलिंग। बकलिंग का मतलब होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक एक बक्कल बना देंगे, एक बेल्ट लगा देंगे और हम उसको यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर देंगे ताकि अब वो नीचे
ना जाए। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज स्क्लेरल बकलिंग। क्लियर हो गया? इस प्रोसीजर का नाम क्या है? दिस इज स्क्लेरल बकलिंग। क्लियर? आपने एक बेल्ट लगा दी, अब कैसे नीचे जाएगी? वो तो फिक्स होगी स्क्लेरा के साथ। फर्स्ट आपको समझ में आ गई सर्जरी। फर्स्ट सर्जरी हमारी थी स्क्लेरल बकलिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और ये जो स्क्लेरल बकलिंग है, ये क्या है? आपकी बेस्ट सर्जरी होती है फॉर रेटाइनल डी अटैचमेंट के लिए। दिस इज द बेस्ट सर्जरी फॉर, दिस इज द बेस्ट सर्जरी फॉर रेटिनल डी अटैचमेंट। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सर्जरी की। तो नेक्स्ट सर्जरी आती है हमारे पास क्रायो सर्जरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्जरी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज क्रायो सर्जरी। अब ये जो क्रायो सर्जरी होती है, इसमें भी क्या होगा? हमारे पास दो तरह के हमको प्रोसीजर देखने को मिलेंगे। क्लियर? इसमें हमें दो तरह के प्रोसीजर देखने को मिलेंगे। क्लियर? हमारा क्या है? क्रायो सर्जरी। अब जो क्रायो सर्जरी होती है बच्चों, उसमें हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर दो कैसे होंगे? एक तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? ये हमारा पूरा का पूरा आई है। क्लियर? एक मिनट, क्रायो सर्जरी मैं आपको यही समझा देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक आई बॉल है ना? क्रायो सर्जरी में हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर रहेंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा हमारा पोस्टीरियर जो कैविटी है या सेगमेंट है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ गैस भर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? सिलिकॉन, एक सिलिकॉन का क्या डाल सकते हैं? ऑयल डाल सकते हैं। हम दो चीजें कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रायोसर्जरी। तो अगर हम गैस की बात करेंगे, हम क्या करेंगे? इस पूरे एरिया में क्या करेंगे? हम गैस फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम गैस फिल करेंगे, वो क्या होगा? वो जो रेटिना होगा वो अपनी पोजीशन पर चिपका हुआ रहेगा उस गैस के प्रेशर से। ठीक है, या तो गैस डाल दी। दूसरा, सिलिकॉन ऑयल का अगर हम बलून डालते हैं, वो भी सेम वही फंक्शन करता है। बट इन दोनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले क्रायो सर्जरी में अगर हम बात करेंगे किसकी? गैस के हम बलून की बात कर रहे हैं। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम? गैस के बलून की बात कर रहे हैं। गैस की बात करें कि अगर हमने कोई गैस डाली है तो क्या होगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम गैस डालते हैं, गैस का जो एग्जाम्पल है, हमारे पास दो तरह की गैसेस आती है। दैट इज SF6 और एक आती है हमारे पास C3F8। ये दो गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हम डालते हैं इस पोस्टीरियर कैविटी में। पूरे में हम यहाँ पर गैस डाल देंगे। अब क्या होगा? हमारा जो ये न्यूरोनल और पिगमेंटल लेयर थी, वो क्या होगी? इजीली इंटैक्ट रहेगी अपनी जगह पर। ठीक है, अब वो नहीं हिलेगी। बट इसके क्या है? कुछ डिसएडवांटेज है। ये जो गैस हमने डाली, इसके क्या है? कुछ डिसएडवांटेज है। अब ये डिसएडवांटेज है क्या? जब आप पूरी इस आंख के अंदर ऐसे गैस फिल कर दोगे, तो पेशेंट को क्या होगा? बहुत ही ज्यादा धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कि पेशेंट का कैसा विजन होगा? ब्लर विजन होगा। ठीक है, कब तक? जब तक ये गैस पूरी क्या हो ना जाए, ब्लर विजन होगा अप टू 6 वीक्स तक। ठीक है, 6 वीक्स तक क्या होगा? इस आपको क्या होगा? ये गैस यहाँ पर इंटेक्ट रहेगी। आपको 6 वीक तक पेशेंट को धुंधला ही दिखाई देगा, तो पेशेंट कभी कभी इरिटेट भी हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्या है? हमको दोबारा सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। एडवांटेज क्या है? कोई भी दोबारा अगेन सर्जरी हमको
नहीं करना है। क्लियर? कोई भी दोबारा हमको सर्जरी नहीं करनी है। क्लियर हो गया? और सबसे अच्छी बात है कि ये जो गैस होती है सर्जरी इसलिए नहीं करनी पड़ती है क्योंकि जो गैस होती है, गैस क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो सबसाइड हो जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो सबसाइड हो जाएगी हमारी कितने में, 6 वीक्स के बाद वो क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया? गैस डाल दिया आपने, फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अब डालेंगे हम यहाँ पर अपना सिलिकॉन बलून। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिलिकॉन बलून। गैस तो हमने डाल दी, अब देखते हैं हम जो यहाँ पर सिलिकॉन ऑयल डाल रहे हैं उसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। चलिए अब बात करते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पर गैस नहीं डाली, अब मैंने डाल दिया यहाँ पर सिलिकॉन का ऑयल डाल दिया। फिर ये हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम डालते हैं यहाँ पर सिलिकॉन का ऑयल। अभी हमने सर्जिकली इनको वापस अच्छे से रखा है, दोनों लेयर चिपकी हुई है, बस हम उनको स्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि बार बार जिनके निकल जाता है अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब ये जो सिलिकॉन ऑयल होता है ना बच्चों, ठीक है, ये जो आपने ये जो गैस डाली है हम किसके लिए करेंगे, जो हमारी क्या है माइनर सा इंजरी है या जिसका एक ही बार एक्सीडेंट हुआ था या एक ही बार निकला था, एक बार इंजरी हुई थी और हो गया। सिलिकॉन वाला ऑयल हमको किसको डालना पड़ता है, जिनमें चांसेस होते हैं किसके, जिसमें चांसेस होते हैं अगेन डी अटैचमेंट के, ठीक है। जिनमें चांसेस होंगे अगेन डी अटैचमेंट ऑफ लेयर के, उनमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन ऑयल हमको वहां पर डालना पड़ता है। या आप बोल सकते हो जो मतलब अगर बहुत ज्यादा डैमेज है, फर्स्ट क्या है, अगर सेकंड पॉइंट क्या है, इफ मोर डैमेज, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डैमेज है उस एरिया में, वो नहीं चिपकेगी वो आपकी जो लेयर है, तो आप क्या करोगे, सिलिकॉन ऑयल डालोगे। अगर नॉर्मल सा है, एक बार में ठीक हो जाएगा, तो आप गैस से भी काम चला सकते हो, ठीक है। अब ये जो ऑयल होता है बच्चों, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एडवांटेज ये है कि ये जो आपका, जैसे आपने सिलिकॉन ऑयल डाला, ठीक है, तो आपका पेशेंट क्या करेगा, इमीडिएटली उसका जो विजन होगा, इमीडिएटली जो विजन होगा वो क्लियर होगा, वो इरिटेट नहीं होगा 6 वीक्स की तरह उस गैस के लिए जैसे उस गैस में होगा, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होगा, उसका विजन कैसा होगा बच्चों, क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। थोड़े टाइम तो रहता है ये जब सर्जरी होती है, ठीक है। तब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आपने यहाँ पर सिलिकॉन का बलून डाला है तो उसको निकालना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होती है, आपको अगेन सर्जरी करनी पड़ती है। और ये इस सर्जरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्या होता है 3 to 6 मंथ के बाद क्या करना पड़ता है, हमको इसको रिमूव करना पड़ता है, ये जो आपने अंदर सिलिकॉन ऑयल का बलून डाला है। क्लियर? ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बाकी ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? आप लोगों को होप सो समझ आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने भी आपको क्या पढ़ाया। मैंने बोला कि हमारी जो आईज होती है, ठीक है, जो हमारी रेटिना होती है, उसमें दो लेयर है, न्यूरोनल एंड पिगमेंटल लेयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो न्यूरोनल लेयर है वो अलग हो चुकी है हमारी किससे, पिगमेंटल लेयर से। अब हमें उसको चिपकाना है, चिपकाने के लिए हमने दो सर्जरी करी, पहली थी स्क्लेरल बकलिंग, हमने बकल के थ्रू उसको चिपका दिया था। फिर दूसरे में हमने करा, हमने उसमें क्या डाला था अंदर, हमने डाला उसमें गैस, ठीक है। क्रायो सर्जरी में हमने दो करी, पहले में हमने उसमें अंदर गैस डाली। गैस कौन सी थी, SF6 और C3F8। प्लीज आप इन गैसेस के नाम याद कर लेना, इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी बुक में कि वो गैस के नाम क्या है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है। तो जो हमने गैस डाली थी तो उसका क्या था कि ब्लर विजन हो रहा था, ये उसका डिसएडवांटेज था। और ब्लर विजन कब तक हो रहा था, अप टू 6 वीक्स तक। क्यों, क्योंकि वो जो गैस थी वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो रही थी 6 वीक में, ठीक है। एडवांटेज ये था कि दोबारा हमको सर्जरी उसमें नहीं करनी थी। अब हमने देखा कि दूसरा सर्जरी क्या है, हमने यहाँ पर डाल दिया है हमारा सिलिकॉन का एक ऑयल डाल दिया, सिलिकॉन ऑयल डाला है। अब ये सिलिकॉन ऑयल क्या है, कब तक काम करता है हमारा,
3 से 6 महीने लग जाते हैं इसको बराबर से लेयर को सेट करने में। फिर उस 6 महीने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो पेशेंट उससे इरिटेट हो जाता है कि यार डाला है, डालने में भी सर्जरी है, अब निकालने में भी सर्जरी है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इसीलिए पेशेंट गैस वाले बलून, गैस की तरफ मतलब अपना डिसीजन लेता है। बट अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंजरी है या बार-बार एज की वजह से उसकी न्यूरोनल लेयर अलग हो रही है, तो आपको क्या है, सिलिकॉन का ही बलून डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं बताती हूँ इसकी मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगी, कि दवाइयों का क्या करना है। सबसे पहली बात हमको उनको देना पड़ता है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव देना ही क्यों है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव हम दे ही क्यों रहे हैं भाई, अगर उनका बीपी बढ़ जाएगा, आंखों पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, अगर बीपी बढ़ेगा तो आई पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, आई में ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ेगा। अगर आई में प्रेशर पड़ेगा तो अगेन क्या हो जाएगी, आपकी आपकी जो न्यूरोनल लेयर थी, ठीक है, आपकी जो न्यूरोनल लेयर थी वो अगेन डी अटैच हो जाएगी। कहाँ से, डी अटैच फ्रॉम कहाँ से, पिगमेंटल लेयर से। क्लियर? तो हमको क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव देने, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे दिया आपने। दूसरा हमको देना पड़ेगा बच्चों वहां पर उसको लेग्जेटिव्स, ठीक है, दूसरा हम क्या देंगे उनको, लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्यों भाई, तूने ज्यादा जोर लगाया, तेरी फिर से लेयर निकल जाएगी, ठीक है, तो डिक्रीज द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमको उसको लेग्जेटिव देने पड़ेंगे। क्लियर? बाकी आपको इन पेशेंट को क्या करना है, एंटी प्लेटलेट्स तो बिल्कुल क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट्स क्या करनी है, एकदम अवॉइड करनी है ऐसे लोगों में। क्लियर हो गया? बाकी अब हम चलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ कि नर्स का क्या रोल रहेगा यहाँ सारे में। चलिए हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को क्या बोलना है कि तुझे क्या करना है भाई, तुझे करना है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, उसको उठने ही नहीं देना है, ठीक है, सर्जरी के बाद उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कराना है, उठेगा कहीं प्रॉब्लम हो गई तो फिर, ठीक है। दूसरा उसको क्या बोलना है, हमने डार्क ग्लासेस वियर करने के लिए बोलना है, ठीक है, डार्क ग्लासेस उसको वियर करने के लिए बोलना है, क्योंकि हमारी क्या है, जो न्यूरोनल लेयर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अभी अभी उसका पर्दा हमने ऊपर उठाया है, अचानक से धूप की रोशनी आएगी तो उसको और ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उसको ना डार्क ग्लासेस पहनना भाई, कमरे में है तो भी पहन, बाहर है, इन और आउट दोनों जगह आपको पहनना ही है, आप चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, आपको पहनना ही पहनना है। दूसरा आपको क्या करना है, आई पैच लगाना है, मेनली कब लगाना है आपको, नाइट में आई पैचेस लगाने हैं, ठीक है, नाइट में भी आपको आई पैच अप्लाई करना है। अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे हो तो आप उसमें आई पैच लगाओगे, अगर वो आई पैच नहीं लगाएगा आंख खोलेगा और वो फिर से ज्यादा मूवमेंट करेगा, और अभी ऐसा कुछ करवाना नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या करना है हमको, हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा वो किस पे होगा कि हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो हमको क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे उसकी आंखों पर जोर पड़े, जैसे उसको टीवी देखने को तो बिल्कुल नहीं बोलना है, बुक रीड के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है, ड्राइव के लिए बिल्कुल नहीं बोलना है, कब तक, अगले 5 हफ्तों तक, ठीक है, 5 हफ्ते या 6 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यहाँ पर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म कब करना है, अगर आपको सडन आई पेन हो, ठीक है, सडनली अगर आपको आई में पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि कभी भी रेटाइनल डी अटैचमेंट में पेन तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है अगर आपको अचानक से आंख में दर्द होती है। ऑपरेशन के बाद भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ऐसे पेनलेस होते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इन सारे मतलब जितना भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में
पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटाइनल डी अटैचमेंट इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि मतलब रेटाइनल डी अटैचमेंट में सारे साइन एंड सिम्टम आते हैं, बस एक नहीं आता है, और वो कौन सा साइन एंड सिम्टम होगा, दैट इज सडन सीवियर पेन इन आई, जो मैंने यहाँ बोला, ठीक है। आपके रेटाइनल डी अटैचमेंट में सारे साइन आएंगे, जैसे आपका कर्टन फॉलिंग आ गया, फ्लैश लाइट्स आ गया, फ्लोटर्स आ गए, ये सब कुछ आएगा, बस यहाँ पर एक नहीं आता है, वो क्या है, आपका आई पेन, ठीक है। ये आपकी बुक्स का क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम यहाँ आपको सब दिखेंगे, बट यहाँ पर जो है आपको आई पेन कभी नहीं दिखेगा। हेडेक इज डिफरेंट थिंग, वो उसको इरिटेशन से होगा, बट आई पेन यहाँ पर उस आपको कभी देखने को नहीं मिलता है। अब अगर आपको पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, क्या है आपका, तो मोस्ट कॉमन कॉज आपका क्या रहेगा, आपको मैंने आपको बताया है, वो कौन है, आपका डीजेनरेटिव डिजीज। अगर उसमें भी स्पेसिफिक पूछते हैं एज है या ट्रॉमा, तो वो क्या होगा आपका, दैट इज ट्रॉमा। क्लियर हो गया। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।